नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात होगी छत्तीसगढ़ में चुनावी दौरे पर हो रही सियासत को लेकर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ओडिशा के दौरे पर निकल गए। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यूपी के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं। भूपेश बघेल के चुनावी दौरे पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तंज कसा। शर्मा ने कहा कि पिछले 2 बार भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर गए, वहां यूपी में काबा चल रहा था और दोनों बार भाजपा ही जीती। भूपेश का जाना भाजपा के लिए शगुन है। इस बार भी भूपेश जा रहे हैं तो बीजेपी ही जीतेगी। शर्मा के इस बयान पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने उन्हें यह सलाह दी कि पहले वो खुद छत्तीसगढ़ तो घूम लें, दूसरे प्रदेश के बारे में ना ही बोले तो अच्छा है। क्या भूपेश बघेल के जाने से यूपी में कांग्रेस को कोई लाभ मिलेगा या फिर अमित शाह की तरह इस बार भी वे भाजपा के लिए शगुन ही साबित होंगे? और भूपेश बघेल के दौरे पर उप मुख्यमंत्री शर्मा की तंज कसने का आखिर मकसद क्या है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले बयानों पर एक नजर। पिछली बार भी यूपी में काबा ये चला था और भूपेश बघेल जी गए थे तो यूपी में 2 बार हुआ था। तो इस बार भी अगर वो यूपी जा रहे हैं तो ऐसा ही कुछ भाजपा के लिए शगुन होने वाला है। और मैं सोचता हूँ कि उनकी छवि के साथ जब वो जा रहे हैं तो शायद देखिए क्या होता है, परंतु जनता में तो कुछ नकारात्मक प्रभाव इस विषय का होगा। विजय शर्मा जी तो पहले छत्तीसगढ़ पहले घूम ले, उप मुख्यमंत्री जरूर बन गए हैं लेकिन अभी छत्तीसगढ़ ही नहीं घूमे हैं वो, और वो दूसरे प्रदेश के बारे में बयानबाजी ना करें। तो ये था उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान और उस पर भूपेश बघेल ने जो प्रतिक्रिया दी वो। और अब इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बयानों का सिलसिला इसी कदर चलता रहा है और कई सारे विवादित बयान निकलकर सामने आए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान जुड़ रहे हैं दिनेश अग्रवाल बीजेपी से, शालिनी रामटेके कांग्रेस से, रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वैसे तो अब नेता शायद थोड़ी फुर्सत में हैं और वही अगर बात करें वरिष्ठ नेताओं की तो उन्हें दूसरे राज्यों का प्रभार सौंप दिया गया है बाकी 3 चरणों में जहाँ चुनाव होने हैं, अभी 4 चरणों में। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिनके द्वारा ये बयान दिए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि यह राजनीति में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भाई, पार्टी का नेता अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश निर्देश है उसका पालन करेगा। वो किसी भी राज्य में प्रचार के लिए जाएगा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उसकी हैसियत के अनुरूप, उसकी क्षमता के अनुरूप उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो भूपेश बघेल निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के साथ ही कांग्रेस पार्टी में एक नेशनल लीडर के रूप में उनकी छवि निखर करके सामने आई है। चुनाव में ही नहीं, इसके पहले के चुनाव में भी वो झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। तो अगर राहुल गांधी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से, वहां इनको जिम्मेदारी दी गई है, ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया है, तो कोई गलत नहीं किया गया है। और मेरे ख्याल से विजय शर्मा की टिप्पणी से मैं सहमत नहीं हूँ। विजय शर्मा को अपना काम करना चाहिए, भूपेश बघेल जी को अपना काम करना चाहिए। पर रमेश जी, जो बात हो रही है छवि की और प्रासंगिकता की, क्योंकि जैसा आपने जिन राज्यों का जिक्र किया, उत्तर भारत में कांग्रेस जब भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट आती है उसमें भूपेश बघेल जी का प्रमुखता से नाम रहा है। उनके 5 साल के कार्यकाल में जो काम छत्तीसगढ़ में हुए हैं, चाहे गोधन न्याय योजना हो, नरवर गुरवा बारी योजना हो, ओबीसी आरक्षण का भी मुद्दा उठाता। तो जब नेता की जो सफलताएं हैं एक नेतृत्व के तौर पर जब उनकी बात होती है तो जाहिर तौर पर उनकी नाकामियों की भी बात होगी। और जिस तरह से ऐतिहासिक जीत कांग्रेस को 2018 में मिली, उसी तरह की ऐतिहासिक हार भी उन्हें मिली, तो ये भी भूपेश बघेल जी के साथ ही जुड़ेगा। देखिए, जो सरकार के कामकाज होते हैं और हार जीत का पैमाना इसके लिए नहीं तय होता। भूपेश बघेल जी की स्वीकार्यता इसलिए है कि वो नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में जो उनकी भाषा है, जो उनकी शैली है, लोगों के बीच मिलने जुलने का जो उनका तरीका है वो बेहतर है। इस वजह से कांग्रेस में वो शीर्ष नेतृत्व के नजरों में टिके हुए हैं।
और कोई ऐसा मामला नहीं है कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया था इसलिए उत्तर प्रदेश में उसका असर है, छत्तीसगढ़ में उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया था इसलिए उत्तराखंड में उनका असर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका सिर्फ एक मकसद ये है कि उनकी स्वीकार्यता पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में, उनके बीच के मिलने जुलने का तरीका जो है काफी अच्छा है। इस वजह से मेरे ख्याल से शीर्ष नेतृत्व उनको बार बार इस तरह की जिम्मेदारियां देता रहता है। जी चलिए ठीक है, दिनेश अग्रवाल जी आपसे ये जवाब ले लेते हैं। क्योंकि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से रहे हैं, और अगर बात की जाए उनकी तुलना अगर विजय शर्मा से की जाए तो जाहिर तौर पर बड़े कद के नेता हैं भूपेश बघेल, जिनको लेकर आज विजय शर्मा जी ने टिप्पणी की है, जो अभी कुछ ही महीने हुए हैं जिनको उप मुख्यमंत्री बने हुए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। आई थिंक आपके पास अनम्यूट नहीं है। हम तो बहुत खुश है कि भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, क्योंकि आपको, हमको, सबको, पूरे देश को मालूम है भूपेश बघेल जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां कांग्रेस पार्टी का पंथाधार होता है। चाहे बात हो असम की, चाहे बात हो छत्तीसगढ़ की, चाहे बात हो आपके उत्तर प्रदेश की। आपने देखा है छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस का क्या हश्र किया है, घमंड में बाउली ये कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ था। अब ये उत्तर प्रदेश जाके पिछले बार 2 सीट लेके आए थे, उनका क्या हश्र हुआ था आप सब, हम सब जानते हैं। एक भ्रष्टाचारी प्रदेश, भ्रष्टाचारी का गढ़ बना दिया था इस प्रदेश को। ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती, और जहां जहां वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे उस प्रदेश की जनता निसंदेह जानेगी कि एक भ्रष्टाचारी हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचारी पार्टी का प्रचार करने आया है, इसलिए उसका वो करेंगे। और रही बात, इस बार चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि इसलिए है जो करता है उसका जनता गाती है। मैं आपको छोटा सा नमूना पेश करना चाहूंगा। 2014 के पहले जहां देश में 74 एयरपोर्ट थे, 150 हो गए, जहां 5 शहरों में मेट्रो थे 20 शहरों में हो गए, जहां 7 एम्स हुआ करते थे आज 22 एम्स बना लिए, 700 यूनिवर्सिटी होती थी 1100 यूनिवर्सिटी बना लिए। आपको मैं बता देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, ये चुनाव देश के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, ये चुनाव लड़ा जा रहा है हर तबके के लिए, जिसके लिए पर दिनेश जी अच्छा लगता कि मंच पर भी यही बातें हो रही होती जो आप कह रहे हैं, जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, जो उपलब्धियां आप गिना रहे हैं, क्योंकि मंच पर जिस तरह की बातें हो रही हैं पाकिस्तान की, मुस्लिम लीग की, आपके पास विकास की इतनी लंबी फहरिस्त है, तो फिर इन मुद्दों को क्यों बार बार उठाया जा रहा है? देखिए, चुनाव हर मुद्दे पे जीतना चाहती है बीजेपी, और जो करती है वो गाती है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, चाहे वो जन धन खाता हो, शौचालय हो, पीएम आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो हर तबके के लिए योजना हो, हर तबके के लिए योजना बनाने में बीजेपी माहिर है। योजना बस नहीं बनाती, धरातल से राहुल गांधी जी की पाकिस्तान में कोई नेता तारीफ कर देता है, वो हिंदुस्तान के चुनाव का मुद्दा क्यों है? क्योंकि दुश्मन देश का व्यक्ति हमेशा अपने मित्र को ही तारीफ करता है, और हम सब ने देखा है कि जब कांग्रेस जीतती है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आप इस पार्टी और उनके प्रवक्ता से जरूर पूछिएगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस दिन अभिनंदन की बाइज्जत रिहाई होती है उस दिन देश गर्व से बोलता है कि भारत माता की जय। जिस दिन रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है और भारत का झंडा लेके अगर कोई मेरा नागरिक वहां से निकलता है और युद्ध रोका जाता है और भारत माता की जय के नारे उस विदेश धरती पे लगते हैं, तो मेरा सर गर्व से ऊंचा होता है। जब हमारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेश जाता है, अमेरिका जाता है, उसकी पगड़ी उतारी जाती है, लेकिन वहीं मोदी जी जाते हैं तो उनके रेड कारपेट बिछाया जाता है। ये मोदी जी का सम्मान नहीं, 140 करोड़ जनता का सम्मान है। जब विदेश की धरती पे भारत माता की जयकारे के नारे लगते हैं तो वो मेरे एक एक मतदाता की जयकार होती है। जब मेरा राम मंदिर 5 साल तक, इन्होंने 70 साल तक राम मंदिर के नाम से कार सेवकों की गोलियां भुनवा दी और मेरा राम मंदिर बनता है ना, तो भारत माता की जय, श्री राम जी की जय, उसके नारे लगते हैं। ठीक है, इस पर भी आएंगे। पहले आपने जो पूछा उसी पर जवाब ले लेते हैं। शालिनी जी,
क्योंकि अब नेता काफ़ी फुर्सत में है और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में जो है 2 सीटें, अब तक 2 भी नहीं, अब 1 सीट रह गई है खैर, जो कांग्रेस के पास है, उसकी जिम्मेदारी भूपेश बघेल जी को दी गई है। उसी पर सवाल है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस छवि को कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है वो दागदार हो चुकी है। भ्रष्टाचार के उन पर गंभीर आरोप है, क्या कहेंगे इस पर? जी अभिषेक, मैं पहले तो ये बता देती हूँ, उनको आला कमान का आदेश है, उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो उस पे काम करने गए हैं, ना कि किसी टीका टिप्पणी पे। और भूपेश बघेल जी ने कहीं कहीं सही कहा है कि डिप्टी सीएम जी है वो अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रमण नहीं कर पाए हैं, तो वो किस मुद्दे पर किस लिए वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। भाई ये चुनाव का समय है, आप भी जाइए। आप तो छत्तीसगढ़ ही नहीं घूमे हैं, तो मेरे कार्य पर आप उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? ये तो सही बात है ना। आपके पास भी समय है, आप पहले छत्तीसगढ़ घूम लीजिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर घूम लीजिए, मैनपाट घूम लीजिए, वहां के कार्यों को देख लीजिए, वहां के लोगों को देख लीजिए। आपके कितने सांसद जो निष्क्रिय रहे हैं, अभी तक काम नहीं करते आए हैं, लोगों ने उनको देखा तक नहीं है, उनके पास जाइए, उनके कार्यों का ब्यौरा लीजिए ना। आप भूपेश बघेल के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? आप तो ये इनका तो ये हो गया है कि कहाँ कांग्रेस रोती हुई नजर आए तो ये अपने हाथों में एक रुमाल लिए खड़े होते हैं कि कांग्रेस के कोई पब्लिक रोए तो ये आ जाए और आंसू पोंछ के आ जाए। ऐसा नहीं है। आप डिप्टी सीएम वाले अच्छे पद पर हैं तो अपनी ओहदा का ध्यान रखिए और अपने शब्दों पर थोड़ा सा लगाम लगाइए, ताकि जनता के बीच में जो आपकी छवि जो बिगड़ती नजर आ रही है ना वो बन जाए। और रही बात हमारे पूर्व सीएम जी की बात करूं, लेकिन शालिनी जी ये बात तो आप भी मानेंगे ना कि आपकी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए हैं छवि पर प्रभाव पड़ा है। भूपेश बघेल जी तो पूरे 11 सीटों पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं, मंच लेकिन वो जब मंच पे बैठे हुए थे तब आपकी पार्टी के नेता सर फोड़ो वाले बयान देते हैं। आज ही एक और विवादित बयान आया है भूपेश बघेल जी की तरफ से। देखिए, सर फोड़ो वाले बयान पर तो मैं यही कहना चाहूंगी, चरणदास महंत जी ने ये कहा था कि हमको उनसे ज्यादा मत लाकर किसी अहंकारी का सर फोड़ना। ये नहीं कहा था कि हम स्वयं डंडा लेके जाएंगे और किसी व्यक्ति विशेष का सर फोड़ देंगे। उन्होंने इसका छत्तीसगढ़ी आज प्रधानमंत्री जी की मानसिक स्थिति को लेकर भूपेश बघेल ने जो बयान दिया उस पर क्या कहेंगे आप? अभी कुछ ही देर पहले दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो सही जो विवाद था उसको गलत तरीके से लिया था। उस विवाद पर उन्होंने सही जवाब दिया था कि उनकी मानसिक स्थिति यहाँ पे जाहिर होती है कि वो किसी अर्थ का क्या अनर्थ निकाल देते हैं। वो एक सही सा बयान था, उसे उन्होंने तोड़ मरोड़ के जनता के बीच में प्रस्तुत किया है। वो एक गरिमामयी पद है। इस दौरान इसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि अगर कोई बयान देता है तो उसको सही सही जनता के बीच आप प्रस्तुत कीजिए, ना कि किसी मुद्दे को भटकाइए। आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, भाईचारा को आपस में तोड़वाने का काम करते हैं, तो ये किसी की छवि, किसी की पार्टी को दागदार करने वाला, उसके चरित्र को लांछन लगाने वाला काम है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि किसी की छवि को मत बिगाड़िए। चलो ठीक है जी। दिनेश जी, मेरी बहन शालिनी थोड़ा सा राधिका खेड़ा के बारे में भी बोल दे। आप एक महिला हो। राधिका खेड़ा की जिस हिसाब से आपके कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आपकी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की बेइज्जती की थी, थोड़ा सा शर्म कर लो मेरी बहन, उसके बारे में बोल लो। अगर नारी हो तो नारी सम्मान की भी बात कर लो। और आंसू पोंछने वाली बात करती हैं आप। दिनेश जी, मैं एक मिनट में आपकी बातों, आप मेरी बहन हो, मैं आप ही की बातों का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपका सम्मान करूंगा। आपका भी यही हश्र होने वाला है, मुझे पता है। आंसू पोंछने वाली बात किए थे बहन, मैं आपका भी आंसू पोंछूंगा, क्योंकि आपके साथ भी यही होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस की कल्चर रही है नारी शक्ति का वो करने का, विश्वासघात करने का। ये मैं नहीं बोलता बहन, आप ही की बहन लोग बोलती है, मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ। तो और रही बात, मैं उसका जवाब दे देती हूँ। राधिका खेड़ा वाले मैटर को आपने उठाया है तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ। ये वही महिला है जिसको कांग्रेस ने नेम और प्रेम दिया, और ये वही महिला है जिस पार्टी ने इनको नाम दिया ना, उसी पार्टी को इसने दागदार कर दिया। बेइज्जती किए, उसको दारू की बोतल पीने के विवाद किए। आप बहन कम से कम उस महिला की इज्जत कर लीजिए। क्या दुर्भावना पूर्वक कार्रवाई हो रही है महिलाओं के साथ। हमने महतारी वंदन में 1000 रुपए दिया था बहन, उसकी बात सुन लीजिए। अरे बहन सुन लीजिए, आप सुनोगे नहीं तो आप डिबेट नहीं कर पाओगे। आप सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैं चुप था। छत्तीसगढ़ भ्रमण की बात किया आपने मेरे उप मुख्यमंत्री जी की,
तो आपको बता देता हूँ, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ भ्रमण 3 चीज के लिए किया था: दारू बेचने के लिए, और कोयला घोटाला के लिए, और गोबर खाने के लिए। गाय का गोबर भी खा गए आप लोग, राशन खा गए आप लोग, उसके लिए छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया था। और अगर उप मुख्यमंत्री भ्रमण कर रहे हैं, विकास के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, आपको बता देता हूँ, नेशनल हाईवे आपके राज्य में 12 किलोमीटर पर डे बनती थी, आज 50 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहे हैं। किस चमचमाती सड़कों पे आप चल रहे हो ना बहन, वो हमारी देन है। जो चमचमाती सड़कें, जो बिजली 24 घंटे मिल रही है ना, वो हमारी देन है। पानी जो मिल रहा है ना नल जल जीवन मिशन में, वो हमारी देन है। आप जो गैस सिलेंडर जला रहे हैं ना बहन, वो मेरी देन है। आप 10 लाख का बीमा लेके जा रहे हो ना, वो हमारी देन है। 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री राशन दिया बहन, इस राशन को आप खा रही है। और सुन लीजिए बहन, बड़े गर्व से बोल रहा हूँ, नारी सम्मान के लिए अगर 1000 रुपए महीना हमारे सीएम दे रहे हैं, तो ये हमारी नारियों का सम्मान है। और सुन लीजिए, प्रधानमंत्री आवास तो आपने खा लिया था, ये हम नहीं बोले थे, टीएस बाबा खुद इस्तीफा दिए थे आपके मंत्रालय से, और उन्होंने ये बोल के इस्तीफा दिया नहीं, था। पर दिनेश जी जी बोलिए। हाँ, दिनेश जी, मेरा एक सवाल है। आपने इतनी लंबी फहरिस्त गिनाई अपने राज्य की उपलब्धियों की, आपकी पार्टी के द्वारा जो किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में जब बात हो रही थी कि आप किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने कह दिया प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव तो ठीक है, उन्हीं के चेहरे पर लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो विधानसभा चुनाव में तब आपके पास उपलब्धियां नहीं थी, 15 साल का अपना लंबा कार्यकाल रहा आपका, तब रमन सिंह मन से गायब थे, ऐसा क्यों? तब प्रधानमंत्री जी को फेस बना के लड़ रहे थे। अगर इतनी सारी उपलब्धियां थी, इतने ही आपके पास परिपक्व नेता है, और हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको अपने बैक साइड में क्यों रखा फिर? देखिए, मोदी जी भारत देश के नहीं विश्व के नेता है, आपको ये बात मानना पड़ेगा। और उसको पूरा विश्व सुनता है मोदी जी को। मोदी जी के नहीं, पर आप अगर विपक्ष के नेता की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आपकी पार्टी के नेता कहां खड़े, ये भी सवाल पूछा जाएगा। हर बार आप प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेके टाल तो नहीं सकते इस सवाल को। नहीं, हमारी पार्टी के नेता आपने देखा है, जो प्रदेश में आदिवासी बहुल है, हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाया। एक बिहार के मेरे ईश्वर भाई को हमने टिकट दी, जिनका इन्होंने इनके राज में वो एक समाज विशेष ने उनका लड़के का वो कर दिया था। इनके साथ खड़ी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी हर तबके के साथ खड़ी होती है, चाहे वो मेरी बहन हो। मेरी बहन को भी जिस दिन आंसू आएंगे, मैं गर्व से बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पर आंसू पोंछेगी। पर 4 महीने हुए हैं विजय शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री बने हुए, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि भूपेश बघेल पे सवाल उठाए? बिल्कुल है, भूपेश बघेल जी कहीं के नेता नहीं है, जनता उसे नकार चुकी है। और रही बात ईडी-आईटी, तो हम जानते नहीं थे, भूपेश बघेल जी ने ईडी-आईटी और सीबीआई को भी बता दिया। इतना भ्रष्टाचारी आदमी कि वो भ्रष्टाचार में पूरा डूबा हुआ है, इनकी सरकार पूरी डूबी हुई थी। ये हम नहीं बोल रहे भाई साहब, ये प्रदेश की जनता ने दिखाया। नग्न हालत में मेरा युवा अगर यहाँ दौड़ लगाया था, विधानसभा का घेराव किया था, वो शर्म की बात थी प्रदेश के लिए। मेरे पीएससी के युवाओं के साथ अन्याय किया था, वो हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात। ऐसा कोई तबका नहीं जिसे भूपेश बघेल ने हरा नहीं। और रही बात, ये बात करती है मेरी बहन, अरे राधिका खेड़ा का अगर आपने सम्मान दिया था, तो अपमान इतना किया कि पूछिए मत। आज वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, इतना। और ये मैं नहीं बोल रहा बहन, आपकी राधिका खेड़ा आपकी की पार्टी के नेता बोल रही है। शालिनी जी से इस पे जवाब ले लेता हूँ। शालिनी जी, विजय शर्मा जी ने भले ही भूपेश बघेल की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया हो, लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की भी, तो वहां पर कांग्रेस कितनी प्रासंगिक है? आपका वोट प्रतिशत में आप 5वें नंबर पर आते हैं उत्तर प्रदेश में। आपके पास 2 सीटें थी, उसमें से भी 1 सीट पिछले चुनाव में चली गई। रायबरेली में जो आपकी प्रमुख नेता थी, वो राज्यसभा जा चुकी हैं। राहुल गांधी जो आपके स्टार नेता है, वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली और वायनाड। तो आत्मविश्वास की कमी दिखती है कांग्रेस में सीधे तौर पर? आत्मविश्वास की कमी नहीं है, ये वोटों का परसेंटेज जैसे छत्तीसगढ़ में बढ़ा हुआ है ना, वही है कि हमारे नेता यहाँ से जब चुनाव 3 चरणों का चुनाव जब समाप्त हो गया, तो वो दूसरे राज्यों में उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो जाहिर सी बात है वो अपना फर्ज निभाने जाएंगे। ये तो नहीं कि आप क्योंकि विजय शर्मा जी भूपेश बघेल जी को शगुन बता रहे हैं बीजेपी के लिए। छत्तीसगढ़ में भी आप विधानसभा चुनाव हारे, उत्तर प्रदेश में भी स्थिति खराब है। अभिषेक जी, अभी उनको लग रहा होगा, क्योंकि हवाओं का रुख अब मुड़ चुका है। जिस प्रकार से अभी 3 चरणों में चुनाव का वोट का परसेंटेज जो बढ़ा हुआ है ना, उस हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं कि हवाओं का रुख बढ़ चुका है। और रही बात अभिषेक जी, इन्होंने, दिनेश जी ने मेरे ऊपर ये कहा
कि ये सबके आंसू पोंछने के लिए आएंगे। तो वही राधिका खेड़ा जी हैं जो अपने हर बयान पर पलट रही हैं, जिनके ऊपर ये शराब परोसने का जो इल्जाम लगा रही है ना, वो पंडित आदमी है जिन्होंने कभी शराब को छुआ भी नहीं है। ये कभी कहती हैं अभिषेक जी, मतलब बोल दीजिए आपकी प्रवक्ता गलत है, इस चैनल पे बैठ के बोल दीजिए बहन की प्रवक्ता पूरी बातों को सुना है, बेवफा है, बस बोल। हाँ, मैं एक ही चीज बस पूछ रहा हूँ कि वो बेवफा है, वो विश्वासघाती है, बस इस चैनल पे बैठ के बोल दीजिए उस महिला। ठीक है, अब इस बात पे डिस्कस नहीं करते हैं कि कौन शराब पीता और कौन नहीं पीता, आज का वो मुद्दा नहीं है। मैं इस पर आना चाहूँगा रमेश जी आपके पास कि जिस तरह से हम देख रहे हैं हालात बदलते नजर आ रहे हैं अलग अलग चरणों में। पहले बात हो रही थी विकास के मुद्दे पर, उसके बाद ये मुद्दा अब ओबीसी आरक्षण पर गया, फिर उसके बाद ये मुद्दा आगे बढ़ता है मुस्लिम लीग पे आता है, पाकिस्तान पे, और अब सीधे सीधे पार्टी के नेता एक दूसरे पर ही छीटाकशी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, हम सभी इससे वाकिफ है, क्या कुछ प्रभाव कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है मौजूदा लोकसभा चुनाव में? जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 35 सालों से कांग्रेस हाशिए पर है। ये कोई नई बात नहीं है कि इस चुनाव में हाशिए पर चली गई है। कांग्रेस दिनों दिन उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है, जो स्थानीय वहां के दल उभर करके सामने आए, समाजवादी पार्टी निकल के सामने आई, बहुजन समाज पार्टी निकल के आई, और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से जबरदस्त परफॉर्मेंस पे है। तो ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी को अपना स्थान बनाना ही बहुत बड़ी बात है। वो रायबरेली कांग्रेस की सीट नहीं है, बल्कि गांधी परिवार की वो परंपरागत सीट है, वो परिवार की सीट है। अगर हम ये कहें कि राहुल गांधी को वहां से क्यों लड़ाया गया, तो इसके पीछे एक रणनीति ये भी है कि सोनिया गांधी के वो एक लीगल और घोषित उत्तराधिकारी के रूप में वहां चुनाव लड़ रहे हैं, और सोनिया गांधी ने संकेत दिया है कि हमारे उत्तराधिकारी राहुल गांधी ही होंगे। ये रायबरेली के सीट से राहुल गांधी की लड़ाई जाने के मायने हैं। पर रमेश जी, जिस तरह से भूपेश बघेल को चुनाव प्रभारी बनाया गया, इसको लेकर भी कहा जाता है कि परिवार के काफी करीबी हैं, और छत्तीसगढ़ में जो भी फैसले लिए गए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रभाव दिखाई देता है, और इसके चलते कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता भी भूपेश बघेल से नाराज रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो एक तरफा चलते हैं, दूसरे नेताओं की सुनी नहीं जाती है। और राधिका खेड़ा वाला मामला भी था, उसमें भी कहीं ना कहीं राधिका खेड़ा ने भी यही आरोप लगाया। तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या अगर कांग्रेस को देखे, जिस तरह के गंभीर आरोप भूपेश बघेल पे लगे, उसके बावजूद भी हर जगह पर उन्हें आगे किया गया है, जबकि हमने बीजेपी को देखा कि रमन सिंह को जैसे ही चुनाव आए उन्हें पीछे धकेल दिया गया, जानते हुए भी कितने बड़े नेता है। तो क्या ये फर्क दिखता है बीजेपी और कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के अंदर? नहीं, देखिए, राजनीति में एक रणनीति होती है कि एक समय होता है। जैसे रमन सिंह के मुद्दे पर मैं ये कह दूं कि रमन सिंह का पिछले 20 साल का कार्यकाल राजनीति में सक्रिय रूप से छत्तीसगढ़ में रहा है। अब रमन सिंह का ही कार्यकाल कंटिन्यू रहेगा ये जरूरी नहीं है, उसके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं आ रहे थे। इसलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में पार्टी को पूरी तरह से रिफ्रेश कर दिया, एक नई पीढ़ी को उन्होंने स्थान दिया, और पुरानी पीढ़ी धीरे धीरे वापस जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी में भी जो पार्टी के नेताओं का है, नए नए नेता निकल के सामने आए हैं, उनको नई नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। उनका परफॉर्मेंस किस आधार कितना अच्छा आएगा, उसके अनुसार उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ती जाएंगी। और ये कहना कि उनको हटा दिया गया, उनको काट दिया गया, उनको किनारे कर दिया गया, ये इसके मायने नहीं है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण आपने कही कि भूपेश बघेल गांधी परिवार के करीबी रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं। प्रियंका जी से उनके अच्छे संबंध समय समय पर निकल करके सामने आए हैं, राहुल जी से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, ये बात सार्वजनिक रूप से देखी जाती है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों के चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका जी के हाथ में है। प्रियंका जी खुद 2 दिनों से वहां लगातार कैंपेन कर रही हैं। ऐसे समय में अगर भूपेश बघेल को बुलाया जाना, आप उधर से देखिए राजस्थान से अशोक गहलोत जी को बुलाया जाना, तो एक विश्वसनीय टीम वहां खड़ी करके
पब्लिक के बीच जाने की मेरे ख्याल से कांग्रेस की रणनीति है। इसको किसी अन्यथा या और तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जिन राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए हैं वहां के भावी नेताओं को अब जहां पर चुनाव बचे हुए हैं वहां पर भेजा जा रहा है, जिम्मेदारी दी जा रही है। और जाहिर है कि चुनाव में रणनीति के तहत एक दूसरे से आगे निकलने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती रही है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इन बयानों का कितना प्रभाव जनता पर पड़ता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।